हेलो एवरीवन। कल मैंने आप लोगों को अनीता देसाई जी के बारे में बताया था और उनके कुछ नॉवेल्स का हमने उनके नॉवेल्स को भी हमने डिस्कस किया था। और आज हम उनके नॉवेल्स को आगे जो है वो जितने भी नॉवेल्स जो रह गए हैं, मतलब उसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस जो है इनमें से पूछे जा सकते हैं। अगर चाहे डिटेल में हो या शॉर्ट में हो, वो मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ढंग से अभी पढ़ रहे होंगे और आपको ये क्लासेस जो है वो हेल्पफुल लग रही होंगी। एक्चुअली बात क्या है कि मैं अपनी क्लासेस जो पेड वाली भी होती हैं उनमें भी मैं अपनी क्लासेस में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं चैट बंद कर देती हूँ, और चैट बंद करने के बाद जब मैं बीच में चैट खोलती हूँ उनसे पूछती हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या एमसीक्यूज वगैरह जो है वो पूछती हूँ। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अनीता देसाई जी वाला पार्ट चल रहा था उसका डे 5 जो है आज हमारा, मतलब अनीता देसाई नहीं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से हमने स्टार्ट करा है, तो डे 5 जो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का है, जिसमें अभी तक हम लोग इंडियन राइटिंग की शुरुआत उनका जो है आर के नारायण जी, मुल्कराज आनंद, अनीता देसाई जी के दो पार्ट्स में हो रहा है, क्योंकि लंबा जो है वो चीज़ था, तो इसलिए मतलब उसमें काफ़ी सारे नॉवेल्स डिस्कस करने पड़ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे, और ये हुआ हमारा आज का। तो चलिए, मैंने आप लोगों को वेयर शैल वी गो दिस समर तक पढ़ा दिया था, और अब मैं आप लोगों को उनकी फायर ऑन द माउंटेन नॉवल के बारे में बताऊंगी। बहुत बढ़िया नॉवल है फायर ऑन द माउंटेन। पहले जो इसमें लिखा हुआ है वही बता दूं, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने होते हैं वो तो मुझे बीच में बताने ही होते हैं। तो फायर ऑन द माउंटेन ये वो नॉवल है जिसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। द बेसिकली द थीम ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल की थीम है सॉलिट्यूड एंड सप्रेस्ड ट्रॉमा। अगर आप इस नॉवल को पढ़ेंगे तो इस नॉवल को पढ़ने के बाद ना आपको एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप्स ये नॉवल जो है वो चलता है, और मैं इस नॉवल को आपको थोड़ा बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं इसको कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझा पाऊँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं बहुत अच्छे से समझाऊं। और उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी पूछती हूँ। आई होप कि आपको क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ जो है उसको समझ में आए। और ये तो फायर ऑन द माउंटेन का चलिए प्लॉट के बारे में बताते हुए और सारी चीज़ बताते हुए स्टार्ट करते हैं। एक चलिए मेरे साथ चलिए, एक कहानी कसौली की है। कसौली में एक एल्डरली महिला रहती हैं, देयर इज अ वुमेन नेम्ड नंदा कौल। और वो एक कॉटेज में रहती हैं। उनकी कॉटेज का जो नाम है, एक मिनट, उनकी कॉटेज का जो नाम है दैट इज कैरिगनैनो। कॉटेज जो है दैट इज कैरिगनैनो। और स्टोरी स्टार्ट होती है कसौली से। कसौली से स्टार्ट होती है। Set in the stillness of Kasauli, the novel follows Nanda Kaul. Nanda Kaul, she is an elderly woman who is a widow, and she lives all alone, only with her cook Ramlal, and she enjoys the solitude. The reason behind her enjoying solitude is that her husband was a womanizer, and in the deep of her heart she never wanted to remain with her husband, although she belonged to a very up जो है एक upbeat family को वो belong करती है, एक upper मतलब एक upper class family को belong करती हैं। उनके husband जो थे एक वाइस चांसलर थे एक इंडियन यूनिवर्सिटी के। उनके बच्चे सारे सेटल हो चुके हैं, and she cherishes the solitude that she is enjoying all alone in her cottage at Kasauli। मगर तभी उनकी ज़िंदगी में एक जिसे कहना चाहिए ना, एक तूफान की तरह आती है उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर आती है, दैट इज़ राका। वो उनकी बेटी की मतलब उनकी बेटी की बेटी है।
ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो उनकी बेटी की बेटी है। तो जो है उनको जो है बेटी की बेटी तो ग्रैंड डॉटर हुई, तो बेटी की बेटी है। तो राका जो है वो आती है। राका जो है वो एक अलग ही किस्म की लड़की दिखाई है। शी इज क्वाइट विड्रॉन चाइल्ड। वो नंदा से बात नहीं करती है, नंदा को भी वो पसंद नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अरे मेरी जो आज़ादी खत्म करने के लिए एक लड़की को भेज दिया गया है। खैर, राका को लेकिन एक चीज़ है, वो भी अकेले रहना पसंद करती है। वो अक्सर जो है रेविन में जो है एक उसमें घूमने के लिए जाती है, और वहाँ पर एक वो बेसिकली जो है वो घूमने के लिए जो जाया करती है, वो एक रवीन में जो है, वहाँ पर जो रिज के नीचे बहती है, वहाँ पर बहुत गंदगी और वो रहती है, एक छोटी सी नदी के पास वो घूमती रहती है। और नंदा कौल ने एक बार राका से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जो है वो चलना चाहती हूँ, उसे कहानियाँ सुनाती है, मगर उसको वो राका उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती है। उसको तो वही अच्छा लगता है कि जो है भाई उसको अपना अकेलापन ही उसको पसंद आता है, जबकि राका गेट्स वेरी क्लोज टू रामलाल। और इस बात से नंदा को कहीं ना कहीं एक जिसे कहना चाहिए एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि, और वो जेलसी का भी फील आता है कि मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है मगर मुझसे ज़्यादा शी इज़ क्लोज टू द कुक रामलाल। खैर, एक दिन रामलाल जो है वो राका को बताते हैं कि एक जो कसौली क्लब में एक जो है डांस क्लब जो है डांस पार्टी का आयोजन किया गया। इफ़ यू वांट टू गो देयर यू कैन एंजॉय म्यूजिक आउट देयर। मगर जब राका वहाँ पहुँचती है तो उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, वो फील करने लगती है कैसे उसके जो फादर हैं वो बहुत अब्यूजिव हैं, वो उसकी मदर को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करते हैं। उसकी मदर का नाम है तारा, और वो ना उसका जो बचपन जो इतना खराब बचपन है वो इसलिए अपने पेरेंट्स की लड़ाइयों की वजह से उसका बचपन बहुत खराब है। अब एक दिन शांत वातावरण में पत्थर फेंकने के लिए एक राका ही काफ़ी नहीं थी, एक और नंदा कौल की एक जो है चाइल्डहुड फ्रेंड है इला दास, और वो एक सोशल वर्कर भी हैं। शी कम्स टू मीट नंदा, और वो लोग अपनी आपस में बातें कर रहे हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं। सडनली नंदा जो है वो नंदा सॉरी इला दास स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट मिस डेविड, जो कि नंदा कौल के हस्बैंड की कीप थी। बस उसको नंदा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो उसे बोलती है नो, टी इज ओवर, अब तुम जाने का समय आ गया है। और इला दास जो है वो बहुत, इला और नंदा दोनों का बचपन बहुत अच्छा बीता था, दोनों ही अपर क्लास फैमिलीज को बिलोंग करती थी। मगर हुआ ये था कि इला और उनकी सिस्टर रीमा जो है, उनके भाइयों ने सारी प्रॉपर्टी को मतलब उन पे बेच स्क्वेंडरिंग की वजह से उनका जो फॉर्च्यून था वो मिस फॉर्च्यून में टर्न हो गया। और अब जो है इला दास बहुत गरीब हो चुकी हैं, तो शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। जाने से पहले वो राका को किस करती हैं, हक करती हैं। और राका इस बीच में ना जब अकेले घूमती रहती है तो उसने ना जंगलों में आग लगती हुई देखी। दैट वाज अ वेरी कॉमन साइट, क्योंकि उस समय हॉट समर्स की वजह से जंगलों में आग लग जाती थी। बट शी इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड जो है व्यक्ति वो दिखाई है राका। और वो जब इला अपने घर के लिए निकलती है तो राका एक माचिस की डिब्बी चुरा लेती है। जब इला अपने घर पहुंचती है तो वहां पर एक लोकल व्यक्ति जिसका नाम है प्रीत सिंह, वो इला दास को बहुत ज़्यादा, इला दास को घसीट के ले जाता है, उसको रेप करता है और उसे मार देता है। द रीज़न इज़ कि इला दास एक सोशल वर्कर थी और उसने प्रीत सिंह की बेटी की 7 साल की बेटी की शादी नहीं होने दी थी। खैर, पुलिस जो है वो नंदा कौल को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाती है, और राका जो है वो अपनी जो ग्रेट ग्रैंड माँ है उनको बुलाती है कि उसने माउंटेन्स पर आग लगा दी है। तो अगर हम बात करें कि इसमें व्हाट आर द थीम्स इन द फायर ऑन द माउंटेन्स, बेसिकली जो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं फायर ऑन द माउंटेन के थीम पर पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट थीम इज लोनलीनेस एंड आइसोलेशन।
Nanda Kaul retreats to Carignano seeking solitude. Why? Because earlier her life was full of duties and social expectations, emotional exhaustion. Raka mirrors this isolation, but not that disillusionment. Raka loves to remain in solitude because she can't bear that abusive relationship of her parents. The novel portrays refuse and solitude, and refuse is a sort of refuse is a sort of remedy for the characters. Escape from responsibility, एक और थीम इसकी है, escape from responsibility. Characters don't want to take responsibility, they want to shoulder responsibility to someone else. Trauma and psychological wounds, this is one of the most जिसे कहना चाहिए वो most prominent themes that we find in the novels of Anita Desai. Nanda Kaul is deeply hurt because her husband never valued her. Raka's disturbed childhood, marked by neglect and alcoholism, shapes her withdrawn behavior. Here, three women and three personalities have been shown in this novel, and all the three women are patriarchally subjugated. If we talk about Nanda Kaul, she was never valued, although she belonged to a very she belonged to a refined family. Her husband was a vice chancellor, but he never valued his wife. He had a keep, and he thought that if he is providing Nanda Kaul with all the amenities, then everything is fine. If we come to Ila Das, she also belonged to a very refined family, but because of the squandering of her brothers, she was left penniless and she had to live her life like a pauper. The third character is Raka, who has withdrawal symptoms. She is a victim of what should I say, broken family. She is the victim of broken family, and she sees that her father is abusive and alcoholic, and that leaves a scar on her soul. And actually, the problem lies here. She leaves believing anyone. She is unable to believe on any men or women, and she thinks and she takes refuge in her own persona. And the other is identity, silence, and communication. Communication in the novel is minimal. And if there is no communication, obviously relationships get fragmented. तो अगर हम बात करते हैं सिंबल्स कौन कौन से हैं, ये भी आ सकता है क्योंकि सिंबोलिज्म बहुत है इसमें. जो हाउस है कैरिग्नानो, दैट इज द सिंबल ऑफ विड्रॉल. माउंटेन, डिस्टेंस फ्रॉम सोसाइटी. फायर, most powerful symbol. Suppressed rays, it is the symbol of suppressed rays. Iladas, vulnerability, social idealism. और अब इसी के साथ लेट मी टेक सम MCQs एज वेल. फायर ऑन द माउंटेन के कुछ MCQs आप लोगों से पूछ लेती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा. और आपको इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह भी मैं एक आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन पहले मेरी यूनिट थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए. The primary setting of the novel Fire on the Mountain is Shimla, New Delhi, Nainital, Kasauli. And you very well know that is Kasauli. Bilkul sahi. The protagonist of the novel is Iladas, Nanda Kaul, Raka, Taradas. And that is Nanda Kaul. Bilkul sahi jawab. Nanda Kaul's house in the novel is named Carignano, Taranivas, Rose Villa, Windermere. And that is Carignano. Raka, the young girl in the novel, is Nanda Kaul's daughter, great granddaughter, niece या adopted child, and that is great granddaughter.
Anita Desai's narrative style in Fire on the Mountain is best described as satirical, experimental, psychological, or mythological. And that is psychological, introspective and symbolic. तो ये थे हमारा, इसमें आपको मैंने बताया फायर ऑन द माउंटेन का, और आप इसमें देख भी सकते हैं फायर ऑन द माउंटेन, तो पूरा मैंने इसमें बताया है। अब मैं आपको क्लियर लाइट ऑफ डे के बारे में बताना चाहूँगी। क्लियर लाइट ऑफ डे, ये नॉवल उनका शॉर्टलिस्ट हुआ था बुकर प्राइज के लिए। ये नॉवल के बारे में, इसमें ये नॉवल जो है एक मेमोरी, चाइल्डहुड, सिबलिंग रिलेशनशिप्स एंड पार्टीशन पर आधारित है। इस नॉवल के बारे में थोड़ा सा बताने के साथ ही बाकी चीज़ें जो हैं आप लोगों को, सबसे पहले क्लियर लाइट ऑफ डे, इट इज़ द नॉवल that was written in 1980. It is considered her autobiographical novel, a very mature novel, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल वैसे इसे कहते हैं। और ये जो नॉवल है, दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ये जो नॉवल है क्लियर लाइट ऑफ डे, आप इसमें अगर पॉइंट्स भी बनाते हुए चलते हैं, क्लियर लाइट्स ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेस्ट साइकोलॉजिकल फिक्शन। साइकोलॉजिकल फिक्शन का एग्जाम्पल है ये, साइकोलॉजिकल रियलिज्म का एग्जाम्पल है इंडियन इंग्लिश फिक्शन का। दिस नॉवल प्रेजेंट्स मेमोरी, नॉस्टैल्जिया। इस नॉवल के 4 पार्ट्स हैं। द नैरेटिव इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 4 पार्ट्स। देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस नॉवल। देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस नॉवल। और आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस नॉवल। और स्टोरी सेंटर्स ऑन द दास फैमिली, और 2 सिस्टर्स है, बिमला एंड तारा। तो पहला जो है वो पार्ट 1 जो है उसका नाम है प्रेजेंट टाइम, रिटर्न एंड अनईज। तो पार्ट 1 जो है, पार्ट फर्स्ट, दैट इज प्रेजेंट टाइम, रिटर्न एंड अनईज। ये जो है पहला पार्ट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी एक एक करके। ये नॉवल 1970s की कहानी जो है वो बताता है। दिस नॉवल टेल्स द स्टोरी, द नॉवल ओपन्स इन 1970s, और दास फैमिली का घर है ओल्ड दिल्ली में। तारा, शी इज़ नाउ मैरिड एंड लिविंग इन अमेरिका, और अपने हस्बैंड बकुल के साथ। तो पहला कैरेक्टर आया आपका तारा। तारा, तारा का हस्बैंड है बकुल, and Tara is living in America with her diplomat husband Bakul. And अभी वो दिल्ली आई है, ओल्ड दिल्ली, अपनी सिस्टर, बड़ी बहन से मिलने, बिम या बिमला। उनके 2 भाई भी हैं, राजा और बाबा। और राजा जो है वो हैदराबाद में रहता है, एंड बाबा इज मेंटली चैलेंज एंड डिपेंडेंट। तारा, बिम, राजा एंड बाबा, ये 4 भाई बहनों की कहानी है। ये एल्डर सिस्टर है बिम। राजा जो है कहीं हैदराबाद में रहता है। तो रीयूनियन बड़ी ही टेंस रीयूनियन है, क्योंकि तारा फील्स गिल्टी फॉर अबेंडनिंग हर फैमिली, जबकि विमला जो है वो राजा के प्रति, उसके मन में बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो पार्टीशन के बाद अपना घर छोड़ के चला गया, बाद में घर पर क्लेम करा, और आजकल जो है वो रेंट के लिए भी डिमांड करता रहता है। और वो अपनी बहन विमला को एक केयरटेकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। नाउ पार्ट सेकंड, दैट इज फ्लैशबैक टू एडोलसेंस। पार्ट सेकंड है, दैट इज फ्लैशबैक टू एडोलसेंस। फ्लैशबैक टू एडोलसेंस ये सेकंड पार्ट है। लॉस्ट इनोसेंस, ये दैट इज लॉस्ट इनोसेंस, ये जो है आपका नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट है।
इसमें दिखाया है कि वो कहानी फ्लैशबैक में चलती है 1940s में। अभी आपको मैंने बताया था ये कहानी ओपन होती है 1970s में, लेकिन अब कहानी फ्लैशबैक में चल रही है। और इसमें दिखाया है कि याद कर रहे हैं कि कैसे इन चारों भाई बहनों की माँ जो है, शी वॉज वेरी passive and frail. Father was indifferent and distant, leaving the children emotionally unanchored. राजा जो है वो उर्दू पोइट्री उसे बहुत पसंद है और उसको मुस्लिम कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। हैदर अली फैमिली से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, विच इज़ द सिंबल ऑफ रिफाइनमेंट है। ये सारा मतलब हैदर अली फैमिली से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। विम जो है वो चूंकि सबसे बड़ी है तो वो अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत जल्दी ले लेती है। तारा जो है वो शादी करना चाहती है और इस मेस से वो बाहर निकल जाना चाहती है। एंड बाबा वो केवल और केवल बिकॉज ही इज मेंटली चैलेंज, तो ही इज अनेबल टू कम्युनिकेट विद एनीवन, और वो रिप्रेजेंट स्टैग्नेशन। तो ये फ्लैशबैक टू एडोलसेंस है। पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है अर्लियर चाइल्डहुड द रूट्स ऑफ पेन। पार्ट थर्ड जो है दैट इज पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है अर्लियर चाइल्डहुड, रूट्स टू पेन। अर्लियर चाइल्डहुड रूट्स टू पेन। यहाँ पर ये दिखाया है कि कैसे फैमिली जो है उनके बचपन के, क्योंकि मदर वॉज पैसिव एंड फ्रेजाइल, फादर वॉज डिस्टेंट एंड नॉनशलांट, इनडिफरेंट, तो बच्चों को बिल्कुल उनको इमोशनली किसी ने संभाला ही नहीं। बचपन उनका बहुत नेग्लेक्टेड था और हर बच्चे के अंदर एक अपना एक ट्रॉमा है जो पल रहा है। हाउस जो है इट इज द सिस्टम ऑफ डीकोइंग, इट इज द सिंबल ऑफ डीकेइंग मेमोरीज। और लास्ट जो है रिटर्न टू द प्रेजेंट, पार्ट फोर्थ है दैट इज रिटर्न टू द प्रेजेंट। रिटर्न टू द प्रेजेंट। और इसमें दिखाया है कि विम जो है विम एक टर्निंग पॉइंट आता है विम के अंदर, और उसको ये लगता है कि फैमिली बॉन्ड्स जो है ना, चाहे कितनी भाई बहनों में कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी उनके बीच भाई बहनों में कितनी ही दूरी क्यों ना आ जाए, मगर फिर भी वो एक दूसरे के लिए होते हैं। टाइम लोगों को, टाइम में चेंज पीपल बट शेयर्ड पास्ट कैन नॉट बी इरेज्ड। फॉरगिवनेस इज एसेंशियल, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो बाबा जो है वो बाबा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेंटली रिटायर्ड, स्टैग्नेशन है, बाबा को देखकर बिम जो है और राजा का पोइटिक लव को देखकर बिम जो है वो राजा के साथ रिकंसाइल कर लेती है। वो लास्ट में तारा को गले लगाती है कि वो ये दिखाता है कि शी हैज़ फॉरगिवन एवरीवन एंड शी हैज़ मूव्ड ऑन। ये नॉवल जो है ना एक इमोशनल रेजोल्यूशन देता है, नॉट अ ड्रामेटिक क्लोजर। जब तक आप किसी चीज को मना करते रहोगे ना, डिनाई करते रहोगे, वो चीजें और आपके ऊपर हावी होती चली जाएंगी। तो जैसे ही विम जो है अपनी फैमिली के साथ एक उसका एक रेजोल्यूशन निकालती है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो वो चीज, सारी चीजें सुलझ जाती हैं। लव एंड आइडेंटिटी आर रूटेड इन मेमोरी नॉट परफेक्शन। तो ये था इसमें। क्लियर लाइट ऑफ डे जो है अगर हम बात करें तो ये उनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, क्लियर नाइट ऑफ डे। और ये यहाँ पर इसमें ओल्ड दिल्ली की कहानी है, विम, तारा, राजा, बाबा। प्रेजेंट और पास्ट में मैंने 4 पार्ट्स में आपको बताया। तारा का नॉस्टैल्जिया, राजा का आइडियलिज्म, बाबा का साइलेंस, पूरा फ्रैक्चर्ड फैमिली पोर्ट्रेट दिखाया गया है। She uses memory as a narrative structure. Time is not linear but layered. यहाँ कहानी sequentially या linear way में नहीं बढ़ती है। And मैंने बताया था it is the best example of Indian psychological realism, realistic fiction. और ये most mature work उनका माना जाता है। And let me ask some MCQs. Clear light of day is structured around which dominant literary device? बताइए। Linear chronological narration, B. Flashback and memory sequencing,
epistolary narration या frame narrative? And the answer is flashback and memory sequencing. The novel is set primarily in, कहाँ पर दिखाया गया? आप जब पढ़ रखा होगा तभी आप बता पाएंगे, हैदराबाद, बॉम्बे, ओल्ड दिल्ली और शिमला, and that is old Delhi. Which character remains mentally challenged and dependent in the novel Clear Light of Day? Raja, Baba, Bakul ya Tara? And that is Baba. Tara's husband Bakul works as a lawyer, a professor, a diplomat, a doctor, and the answer is a diplomat. Raja is deeply influenced by which cultural tradition? Persian mysticism, B. Urdu poetry and Muslim aristocratic culture, Western literature or Indian mythology? And the answer is Urdu poetry and Muslim aristocratic culture. The central emotional conflict in the novel is between, ये बताइएगा, राजा एंड बाबा, तारा एंड बकुल, बिम एंड तारा, बिम एंड हैदर अली. और ये आपको सबको पता है कि दोनों बहनों के बीच में है. द आंसर इज दैट इज बिम एंड तारा. द दास पेरेंट्स आर पोर्ट्रेड एज, कि इनके पेरेंट्स कैसे हैं? हाईली इन्वॉल्व एंड अफेक्शनेट, हो ही नहीं सकता. स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेटिव, पैसिव एंड इमोशनली एब्सेंट, हार्श डिसिप्लिनेरियंस. सी है इसका जवाब. मदर वॉज फ्रेजाइल एंड पैसिव एंड फादर वॉज डिस्टेंट and nonchalant. So the answer is C, passive and emotionally absent. Which historical event forms the backdrop of the novel? World War II, the Quit India movement, the Indian-Pakistan War of 1965, the partition of India? And the answer is the partition of India. क्योंकि 1970s में नॉवल खुलता है, उसके बाद 1940s में उनकी जो है वो मेमोरी जो है चली जाती है कि पार्टीशन के बाद वो चला गया. Which character represents escape and romantic imagination? Tara, Baba, Bim or Raja? That is Raja, because he was in love with Urdu poetry and he was sort of escapist. The final resolution is marked by confrontation, silence, forgiveness and reconciliation or departure, and that is forgiveness and reconciliation. तो ये थे कुछ क्वेश्चन, और बाकी मैं इसमें से अभी आप लोगों के अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट स्टोरी है वो मैं लेके चलती हूँ. बस इसके बाद मैं ख़त्म ही कर रही हूँ. इन कस्टडी की कहानी जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. इन कस्टडी जो नॉवल है ये एक देवेन के ऊपर आधारित है. इन कस्टडी 1984 बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, और ये नॉवल इट इज़ बेस्ड ऑन देवेन शर्मा, अ हिंदी लेक्चरर. एंड उनको एक काम दिया जाता है नूर शाहजहांबादी की कविताओं को, उनको किसी तरीके उनका इंटरव्यू लेना है नूर शाहजहांबादी का. एंड नूर की जो मतलब जिसे कहना चाहिए उनका ग्रेटनेस थी, वो उनके चाटुकारों की वजह से, उनके फालतू खर्चे की वजह से ख़त्म हो गई थी. और ये नॉवल जो है वो बताता है ट्रेजिकल डिसअपेयरेंस ऑफ उर्दू इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया. ये नॉवल ये बताता है कि फ्यूटिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म, और ये एक लैंडमार्क नॉवल है दैट रिप्रेजेंट्स उर्दू कल्चरल मार्जिनलाइजेशन, कि इन दिस लैंड उर्दू हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म. और इसके बाद अब आज इनकी और भी नॉवेल्स हैं, बामगार्टर्स बॉम्बे, जर्नी टू इथाका, दैट यू कैन स्टडी योरसेल्फ एज वेल. मुझे जो करवाना है मैं अब आपको इसके में एक लास्ट जो है वो वर्क करवा रही हूँ, जो है समरी बताने जा रही हूँ फास्टिंग एंड फीस्टिंग की. ये भी बुकर शॉर्ट लिस्टेड था, और ये क्रॉस कल्चरल कंट्रास्ट को बताते हो. तो मैंने इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो छांट ली हैं, और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ. तो मैं आपको फास्टिंग एंड फीस्टिंग के बारे में बताऊंगी. It is a powerful exploration of gender, family expectation and cultural contrast. दो पार्ट्स में है नॉवल, येट डिस्टिंक्ट बट पैरेलल पार्ट्स. और मैं यहाँ पर आपको पार्ट 1 ये फास्टिंग एंड फीस्टिंग के बारे में मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगी. फास्टिंग
एंड फीस्टिंग। फास्टिंग एंड फीस्टिंग की कहानी जो है मैं अब आप लोगों को सुना रही हूँ। पार्ट 1 है उमा स्टोरी। उमा स्टोरी, लाइफ इन इंडिया। ये पहली जो है वो कहानी है। और इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि उमा की स्टोरी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ से इसके बारे में बताना शुरू कर। कोई आया है हमारे घर में। पहला हाफ जो है वो कहानी का दैट इज फोकस्ड ऑन उमा, जो कि एक शी ग्रोज अप इन अ कंजर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली। जैसा होता है एक मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली में, बॉयज आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन गर्ल्स। तो यही उमा के साथ भी होता है कि उमा जो है उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू हर ब्रदर अरुण। और अरुण का फ्यूचर और उसकी एजुकेशन प्रायोरिटाइज की गई है, उमा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उमा वांटेड एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस बट शी वाज डिवाइड ऑफ ऑल दोज थिंग्स। उसको स्कूल से निकाल लिया जाता है कि भाई उसको अपने अपने एजिंग रिलेटिव्स और हाउस होल्ड का ध्यान रखना है। एंड उमा बहुत ज़्यादा ना अपने शी उसमें अपने आप को वो एक समेट लेती है वो अपने आप को, और कछुए की तरह एक खोल में सिमट जाती है। वो बचना चाहती है मगर बच नहीं पा रही है। टू अरेंज मैरिजेस प्रपोजल्स कोलैप्स, 2 शादी के प्रपोजल्स भी आते हैं मगर कोलैप्स हो जाते हैं। और उमा जो है वो अपने आप को महसूस करती है शी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ फास्टिंग। फिजिकली फास्टिंग नहीं कर रही है मगर मेंटली शी जो है उसको उसके अफेक्शन, फ्रीडम, आइडेंटिटी, रिलीजन, हर चीज से उसको जो है वो उसको जबरदस्ती उससे छुड़वाई जा रही है। एंड दैट कंज्यूम्स अ डे। उसकी जो मदर है और फादर है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके ऊपर एनफोर्स करते चले जाते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी कंजर्वेटिव आइडियाज एंड ऑल। उमा रिमेन्स ट्रैप्ड इन हर ट्रेडिशन बाउंड फैमिली। उसको बेटी से ज्यादा सर्वेंट समझते हैं उमा को। उमा जो है बहुत ज्यादा दबाव महसूस करती है और उसकी कभी कभी वो उसको लगता है कि वो भी एक इंसान है। जब मीरा मासी जो है घर पर आती है, मीरा मौसी जो है वो विडो है और वो जो है रिलीजन के प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड है। और वो भी कभी कभी खुलकर बताती हैं कि शी डजंट वांट टू लीड अ लाइफ लाइक दिस, एन एस्थेटिक लाइफ, बट शी हैज टू, क्योंकि ये सोसाइटल कंपल्शन है। पार्ट 2 स्टार्ट होता है फीस्टिंग, अरुण स्टोरी, द लाइफ अरुण लाइफ इन अमेरिका। पार्ट 2 है अरुण स्टोरी। यूनाइटेड स्टेट्स में हम अरुण की ज़िंदगी देखते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और ये दिखाया है कि दोनों भाई बहनों की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अंतर है। अरुण लिव्स विद द पैटर्न फैमिली। अरुण पैटर्न फैमिली के साथ रहता है समर में। उमा की तरह उसकी ज़िंदगी नहीं है कि सफोकेटिंग पेरेंट्स हैं, बिल्कुल जो है सफोकेटिंग होम। पैटर्न्स जो हैं, पैटर्न फैमिली कंज्यूमरिज्म को रिप्रेजेंट करती है, चॉइस एंड अबंडेंस। आप इसे फीस्टिंग है, फास्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ उमा एंड फीस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अरुण। लेकिन कहीं ना कहीं अरुण जो है इतना कुछ फीस्टिंग के बावजूद देयर इज मेंटल एम्प्टीनेस देयर। मिसेस पैटर्न जो है ना वो जबरदस्ती खाना खिलाती हैं, जबरदस्ती एक्सप्रेशंस ऑफ केयर दिखाती हैं। और मिस्टर पैटर्न जो है वो मीट ग्रिलिंग के प्रति ऑब्सेस्ड है। उनके जो बच्चे हैं मेलनी और शी रिप्रेजेंट्स इनर टर्मोइल, और रॉडनी वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और मेस्कुलिनिटी में ही अपना जो है उसका काम चलता रहता है। अरुण वहाँ पर रिलेट नहीं कर पा रहा है, ही फील्स एलिनेटेड, और वो दोनों ही चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है।
फूड को भी लिटरली और कल्चरली। और वो जो है this world of freedom is revealed not as this world of feasting is revealed not as freedom but mental emptiness। तो दोनों ही तरफ से फीस्टिंग है तो भी जो है एक मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल एम्प्टीनेस है। ये नॉवल जो है ना एक शांति से खत्म हो जाता है। दोनों ही जो भाई बहन हैं, उमा इंडिया में और अमेरिका में, लॉन्गिंग एंड लिमिटेशन के बीच में फंसे हुए हैं और दोनों के बीच में ही दोनों ही अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो फास्टिंग एंड फीस्टिंग बताता है हाउ सोसाइटीज वेदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न कैन इम्प्रिजन इंडिविजुअल्स थ्रू इमोशनल डिप्राइवेशन। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ फास्टिंग एंड फीस्टिंग। और अब मैं आपको फास्टिंग एंड फीस्टिंग का जो है थोड़े से एमसीक्यूज बता के बस इसको मैं अपने चैप्टर को वाइंड अप कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो है हम लोग लेंगे अरुंधति रॉय जी का जो पार्ट है वो अरुंधति रॉय जी को कवर करेंगे। फास्टिंग एंड फीस्टिंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी, मतलब हाउ मेनी पार्ट्स फास्टिंग एंड फीस्टिंग इज डिवाइडेड, अपने आप ही बता दीजिए। 2, बिल्कुल सही। द फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवल इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन, किसके पे फोकस्ड है? उमा's लाइफ, सही जवाब। Which of the following best represents the theme of fasting in the novel? Spiritual richness, emotional and personal deprivation, celebration and abundance, freedom and independence. And the answer is emotional and personal deprivation. Uma's failed arranged marriage results in A, her becoming financially independent, B, emotional freedom, C, the groom running away with a dowry, a happy family life. उसका दूल्हा जो है ना वो डाउरी के साथ ही भाग जाता है। Where is the second section of the novel set? कहाँ set है second section? अरुण की कहानी, that is in America. What is the name of the American family with which Arun stays? Brown, Patton, Wallace, Carter, and that is Patton family. The title fasting feasting reflects, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द नॉवल फास्टिंग एंड फीस्टिंग। A contrast between Indian and American mentality. B, a metaphor for deprivation versus excess. C, celebration of festivals. D, literal focus on food loss. तो ये एक मेटाफर है डिप्राइवेशन और एक्सेस के लिए, बट इन बोथ द दोनों ही जगहों पर मेंटल डिप्राइवेशन है। तो ये था हमारा आज का, मैंने अनीता देसाई जी का जो 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा है। आई होप कि आप लोगों को, क्योंकि देखिए कोशिश तो मैं अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दे सकूं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन्हें देखकर पढ़कर अपने एग्ज़ाम को निकालेंगे। और जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, यानी कि अ सिंपल थैंक यू, और थोड़ा सा अगर आप एक अच्छे से कमेंट्स हों, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करवाएं, तो these are the only tokens of gratitude that I wish for. Thank you very much. मिलते हैं कल।